तो नेक्स्ट पोर्शन कंटिन्यू करेंगे, दैट हम लिखिए रिएजेंट्स। तो ऑर्गेनिक में देखो दो तरह के रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, एक को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वाला रिएजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जैसे हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे लुईस एसिड लुईस बेस सीखा था। ऑर्गेनिक में हम लोग टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं वो जो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सिखाऊंगा। बेसिकली लुईस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट व्हिच कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्गेनिक में यही टर्म जब यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अभी एक और टर्म होता है लिगैंड्स, जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज करेंगे। वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल वैसे ही टर्म है। तो ऑर्गेनिक में याद रखना है कि ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो वन बाय वन लिखिए। सबसे पहला टर्म लिखिए इलेक्ट्रोफाइल। सो इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट which can accept a lone pair of electron. It is an electron deficient reagent which can accept a lone pair of electron. तो यहाँ पे दो तरीके के इलेक्ट्रोफाइल्स हो गए, एक वो जो पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक वो जो न्यूट्रल होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज के एग्जांपल्स जैसे देखो Cl+, में क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। CH3+, NO2+, H+ एटसेट्रा, ये सब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो गए। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब AlCl3, BF3, BCl3, BeCl2, FeCl3, SO3, इन सब में देखेंगे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो सब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से या ऑटोमेटिकली उनके पास कोई ना कोई एक ऑर्बिटल खाली होगा जिससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम लिखिए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट which can donate a lone pair of electron। और दो तरह के न्यूक्लियोफाइल्स भी होंगे, एक नेगेटिवली चार्ज और एक न्यूट्रल। नेगेटिवली चार्ज जिसपे माइनस चार्ज है और फिर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। न्यूट्रल मतलब जो न्यूट्रल है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो एग्जांपल्स देखेंगे नेगेटिवली चार्ज में Cl-, OH-, SH-, CH3-, Cn- एटसेट्रा। और न्यूट्रल वाली कैटेगरी लिखेंगे तो जैसे वाटर है, अमोनिया है, CH3NH2 है, ROH है, एटसेट्रा, ये आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हो गए। So now write down a question. Identify electrophile and nucleophile in the following. हमें इनमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल चेक करना है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट किया NO2- से। सबसे पहले NO2- का स्ट्रक्चर बनाएंगे अगर हम लोग, तो नाइट्रोजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाया है, एक O- बनाया है, इसके पास लोन पेयर आ गया। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और ये दोनों ही लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ से लोन पेयर डोनेट किया जा सकता है और यहाँ से भी लोन पेयर डोनेट किया जा सकता है। इसका मतलब कौन सी टाइप हुई? न्यूक्लियोफाइल। समझ आया? दूसरी कैटेगरी लिखी हमने NC। NC के केस में देखो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बच गया क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए। ठीक है, और कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 बॉन्डिंग हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया यहाँ पे भी। ठीक है, तो नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट किया और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया और एक माइनस साइन लगा लो, ऐसे लिखेंगे एनसी। तो अब इस एनसी में देखो कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए और हमारे पास नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए। तो हम इसको भी क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोफाइल। समझ आ रहा? मतलब टू स्टार्ट विद इट इज वेरी इजी, बस कुछ टेक्निकल केसेस पे ध्यान देना है बस। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी होगी तो न्यूक्लियोफाइल लिखेंगे, केवल इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देखना है। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होगी तो इलेक्ट्रोफाइल लिखेंगे, केवल डेफिशिएंसी नहीं देखनी है। दोनों बातों पर ध्यान देना है। इसका अगला मॉलिक्यूल देखो, जैसे CH3CO+ लिखा हुआ है, CH3CO+। तो अब इसमें देखो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो इसको इलेक्ट्रोफाइल लिखेंगे। ऑल्दो आपको पता है कि अगर इसका रेजोनेंस लिखेंगे तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर वापस दे देता है, तो उसकी डेफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है, बट हम उसको इलेक्ट्रोफाइल मानेंगे क्योंकि डेफिशिएंसी तो है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर लेगा।
चलो उसके बाद इसका अगला केस देखेंगे, दैट इज AlF3। अब देखो AlCl3 तो आपका इलेक्ट्रोफाइल था, मैंने एग्जांपल में लिखवाया, बट AlF3 याद है आपको, ये आयनिक कंपाउंड होता है। आपको केमिकल बॉन्डिंग बताया था, AlF3 यस सर। AlCl3 कोवेलेंट होता है। तो अगर AlF3 आयनिक कंपाउंड है तो आयनाइज होकर क्या बनाएगा, Al3+ और F-, और Al3+ और F- में दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो, दोनों के लिए ऑक्टेट कंप्लीट है, और जब दोनों के लिए ऑक्टेट कंप्लीट है तो ना तो इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे ना न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, दोनों ही कैटेगरी में नहीं है। ऑल तो अगर केवल F- होता है तो हम उसको न्यूक्लियोफाइल बोल देते, केवल Al3+ लिखते तो उसको इलेक्ट्रोफाइल लिख लेते, लेकिन AlF3 में क्या है, Al3+ F- के बीच में आयनिक बॉन्डिंग है, ये दोनों ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट किए हुए हैं, तो हम इसको इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो इसका आंसर लिख लो, नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नॉन न्यूक्लियोफाइल, नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नॉट न्यूक्लियोफाइल। ऑल्दो अगर अलग अलग लिखते Al3+ और F- तो काम बन जाता, आप Al3+ को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या F- को लोन पे डोनेट करने की कैटेगरी में डाल सकते थे। तो नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नॉन न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद अगला केस चेक करो इसी तरीके से, नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नॉन न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद नेक्स्ट चेक करना है NH4+। NH4+ की बॉन्डिंग याद है कैसे बनाते थे, अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो ये H+ को डोनेट करता है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, और बाद में बताया था कि सारे NH बॉन्ड आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो उसमें NH4+ में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट या डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं है। इसको भी हम लोग नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नॉन न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में डालेंगे। मतलब अमोनिया न्यूक्लियोफाइल था, उसके पास लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी थी, H+ जो था वो इलेक्ट्रोफाइल था, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी थी, बट जैसे NH4+ बना तो ना तो उसके पास लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी बची, ना लोन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी बनी, उसने ऑलरेडी अपने पास कर रखा है, तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नॉन न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसके बाद अगला मॉलिक्यूल देखो, ये सबसे टेक्निकल केस है, इसको ध्यान से देखना है। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम लोग लिख रहे हैं CCl2 या CH2। सबसे पहले इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं कार्बीन। पहले इसका नाम याद करना है, CH2, दिस इज कार्बीन। अभी रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे तब आपको और बताऊंगा, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी इस मॉलिक्यूल को देख लो, दिस इज कार्बीन। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो देखो, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेंगे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच जा रहा है, लेकिन बॉन्डिंग के बाद कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसकी टाइप क्या हुई, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो ये सबसे ट्रिकी केस हो गया, क्यों, क्योंकि शुरुआत में देखो हमें क्या दिख रहा था, लोन पेयर। अगर हम जल्दीबाजी में देखते तो उसको न्यूक्लियोफाइल लिखते थे, लेकिन जब हमने इसका सही से स्ट्रक्चर बना के देखा तो हमने नोटिस करा कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो है, बट एक्चुअली में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ही टोटल 6 है, तो वो क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो डोनेट कर ही नहीं सकता। हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर है, बट वो डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, वो पहले इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, उसकी टाइप क्या हुई, इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया? तो ये ऐसी कैटेगरी का इलेक्ट्रोफाइल है जो दिखा तो लोन पेयर रहा है, बट एक्चुअली में इलेक्ट्रोफाइल है। समझ में आया? ऐसे केसेस पे थोड़ा ध्यान देना होता है। इसी तरीके का अगला एग्जांपल है, देखो डाइक्लोरोकार्बन CCl2। इसी का अगला एग्जांपल देखो जो हमने लिखा है CCl2, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन, तो बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन। अब जो डाइक्लोरोकार्बन है ये किस कैटेगरी में आएगा, फिर से सेम लॉजिक से अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, इसमें भी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो दिख रहा है, बट एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, एंड सिमिलरली अगला केस देखेंगे RN, उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रीन। सेम लॉजिक से उसको भी स्ट्रक्चर लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नाइट्रोजन के पास आपको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो दिख रहे हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है,
वो सॉरी इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसे, फिर से देखो, नाइट्रोजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं और 1 बॉन्ड पेयर है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 6 इलेक्ट्रॉन। 2 लोन पेयर जैसे दिख रहे हैं आपको, और 1 बॉन्ड है आर और एन के बीच में, तो बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है। या दूसरे तरीके से देखो तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 बॉन्ड बनाया तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो उसको भी इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। कभी कभी अगर इस मॉलिक्यूल के बारे में लिखना है तो उसको हम लोग नाइट्रीन बोलते हैं। अगर इस मॉलिक्यूल का नाम लिखना हो तो उसको लिख लो नाइट्रीन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन को नाइट्रीन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के लिए टर्म यूज किया जाता है कार्बीन। समझ गए सारे एग्जांपल? ध्यान से देख लो एक बार। नेक्स्ट हम लिखते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में लिखिए इट इज फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के टाइम बताया था, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में ट्रांजिशन स्टेट्स बनते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन में भी बनता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी बनता है। तो इट इज फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। आपको बताया था इट्स एक्टिवेशन एनर्जी 0। एनर्जी स्टेट इसकी बहुत ज्यादा होती है तो हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है, और इसकी लाइफ बहुत कम होती है। सो इट्स लाइफ इज शॉर्ट एंड नॉट सफिशिएंट टू आइसोलेट इट फ्रॉम रिएक्शन चैम्बर। मतलब लाइफ इतनी कम होती है कि आप उसको रिएक्शन चैम्बर से आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। मतलब बनेगा और आगे कंज्यूम हो जाएगा, इतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि हम उसको आइसोलेट करके फ्यूचरिस्टिक इंस्पेक्शन के लिए रख पाए। मतलब जैसे ही बनेगा वैसे ही कंज्यूम हो जाएगा। तो लाइफ इसकी इतनी कम होती है, इसको हम फर्दर आइसोलेट करके नहीं रख सकते। तो लेट्स से ट्रांजिशन स्टेट के लिए अगर हम एक एग्जांपल लिखें तो CH3Cl के अगर OH माइनस से रिएक्शन करा रहे हैं, तो इस रिएक्शन में देखो अगर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठा के इस कार्बन को डोनेट करे और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर निकलने की कोशिश करे, तो देखो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बढ़ रही है। और दूसरी तरफ देखो अगर ध्यान से, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है, क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती जा रही है। तो जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है उसमें एक तरफ से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दूसरी तरफ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। समझ में आया? मतलब ये रिएक्शन के बीच में बन रही है और आप समझ सकते हैं कितना अनस्टेबल होगा, क्योंकि एक तरफ से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक तरफ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी बन रही है? 5। दिस इज प्रैक्टिकली स्टेबल कंपाउंड में पॉसिबल नहीं है। तो ये बस रिएक्शन के बीच में बन रहा है, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट केवल वही नोटिस में ले सकता है जो उस केमिकल रिएक्शन की स्टडी कर रहा हो। एक बार ये स्टडी कंप्लीट हो गई तो आप इसको आइसोलेट करके नहीं रख सकते, यानी फ्यूचरिस्टिक वैल्यूज के लिए या किसी बाद में इसको प्रूफ के फॉर्म में आप सबमिट नहीं कर सकते। जो रिएक्शन की स्टडी कर रहा है उसको तो एनर्जी स्टेट्स पता चल रहे हैं, बट रिएक्शन खत्म हो गई, प्रोडक्ट बन गया, अब आप नहीं बता सकते बीच में कैसे बना होगा ट्रांजिशन स्टेट। तो इट कैन बी नोटिस बाई दोज ओनली जो उसकी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे आइसोलेट करके फ्यूचर के लिए नहीं रख सकते। समझ गए? क्या दूसरा टर्म लिखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट हम लिखा रिएक्शन इंटरमीडिएट, सो राइट डाउन इट इज फॉर्म ड्यूरिंग अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आपको बताया था एलिमेंट्री रिएक्शंस में इंटरमीडिएट्स नहीं बनते। एलिमेंट्री रिएक्शंस केवल ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करती है, रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है एक ही स्टेप में। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कॉम्प्लेक्स स्टेप में बनते हैं, तो इट इज फॉर्म ड्यूरिंग अ कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। इट इज स्टेबल बट लेसर देन प्रोडक्ट। जितने भी इंटरमीडिएट्स बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी प्रोडक्ट से कम होगी। लाइफ इसकी भी कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। सो इट्स लाइफ इज शॉर्ट बट सफिशिएंट टू आइसोलेट इट फ्रॉम द रिएक्शन चैम्बर। लेकिन इतनी होती है कि हम उसे फ्रीज करके टेम्परेचर सडनली डिक्रीज करके आइसोलेट करके रख सकते हैं, जो कि फ्यूचर रेफरेंसेस में यूज किया जा सकता है। तो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट का अंतर समझ में आया? ट्रांजिशन स्टेट को हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं और इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल स्टेट है क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट था। इंटरमीडिएट क्या थे? लोअर एनर्जी पे आके बनते हैं। ग्राफ है, ग्राफ याद है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जो मैक्सिमा वाली लोकेशंस आती है वो सब ट्रांजिशन स्टेट्स होती है, और जो मिनिमा वाली लोकेशंस आती है वहां पे इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा होती है या सिग्निफिकेंटली ज्यादा होती है। इसलिए लाइफ तो शॉर्ट होती है इसकी भी, क्योंकि प्रोडक्ट से कम स्टेबल है, लेकिन हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, इतना टाइम मिल जाता है। समझ गए? तो देखो हमने एक रिएक्टेंट दिया जिसमें कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप लगे, एक Cl ग्रुप लगा हुआ है। अब अगर हमारा कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इससे देखो एक कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ और एक क्लोराइड फॉर्म हुआ। तो जो कार्बोकेटाइन है वो हमारे लिए रिएक्शन इंटरमीडिएट है। दिस कार्बोकेटाइन इज रिफर्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। समझ आया? ट्रांजिशन स्टेट की लाइफ बहुत कम होती है, आप उसे आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट की लाइफ इतनी होती है जिससे आप आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है?
तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इन द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब 6 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स एक एक करके लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहला टाइप होता है कार्बोकेटाइन, सेकेंड टाइप होता है कार्बेनाइन, थर्ड टाइप होता है फ्री रेडिकल। अच्छा, अब कुछ इन्हीं के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो एक अलग केस है, मैं वो लिख देता हूँ जो इंडिपेंडेंट है। फ्री रेडिकल के बाद नेक्स्ट केस डील करेंगे कार्बीन, उसके बाद नेक्स्ट डील करेंगे बेंजाइन, और लास्ट वाला डील करेंगे नाइट्रीन। तो टोटल 6 तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स डील करेंगे, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, बेंजाइन एंड नाइट्रीन। तो पहला इंटरमीडिएट लिखेंगे कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन मतलब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। एग्जाम्पल लिखा मैंने CH3 प्लस लेटर से। तो CH3 प्लस में देखो हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसको हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप कैसी होगी इसकी, ट्राइंगुलर प्लेनर। तो ट्राइंगुलर प्लेनर शेप, sp2 हाइब्रिडाइज ट्राइंगुलर प्लेनर शेप, sp2 हाइब्रिडाइज ट्राइंगुलर प्लेनर शेप। ठीक है, इसके बाद देखो इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो मैंने देखो एक ऑर्बिटल बनाया हुआ है ना प्लस चार्ज के साथ, दैट इज वैकेंट p ऑर्बिटल व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। अगले पॉइंट में लिखो वैकेंट p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। अगले पॉइंट पे पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलो प्रॉपर्टी। अगला पॉइंट लिखेंगे वैकेंट p ऑर्बिटल, vacant p orbital perpendicular to molecular plane। बात समझ आई? मतलब जो ट्रायंगुलर प्लेनर CH3 का स्ट्रक्चर है उसका p ऑर्बिटल उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर हमने मान लिया एक s ऑर्बिटल, एक px ऑर्बिटल और एक py ऑर्बिटल यूज हुआ हाइब्रिडाइजेशन में, तो pz ऑर्बिटल यूज नहीं हो रहा है। pz ऑर्बिटल कैसे होगा, CH3 के परपेंडिकुलर। तो CH3 जिस प्लेन में है p ऑर्बिटल ऐसे इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे समझ लो। जैसे हमारा ये प्लेन है, जैसे मैंने हैंड वाला प्लेन लिया, ये हमारा कार्बोकेटाइन प्लेन हो गया। तो जैसे मैंने पेंसिल लगाई, ये परपेंडिकुलर में, ये परपेंडिकुलर में p ऑर्बिटल हो गया। समझ आ गया? तो बनाते टाइम तो पेपर में बनाया हुआ, बट जो p ऑर्बिटल बनाया वो परपेंडिकुलर टू दिस मॉलिक्यूलर प्लेन है। समझ गए ना कॉन्सेप्ट? तो वैकेंट p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन। अच्छा, इसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ और इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हुआ। यानी कि रिएक्शंस में जब इसको आगे यूज करेंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो उसका नेचर कैसा हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक। दूसरा ये फॉर्म कैसे होता है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से। अगला पॉइंट लिख लो, फॉर्म्ड ड्यूरिंग हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। फॉर्म ड्यूरिंग हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। फॉर्म ड्यूरिंग हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। फॉर्म ड्यूरिंग हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, इसके बाद अगर इसका मैग्नेटिक नेचर लिखेंगे तो ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, डायमैग्नेटिक इन नेचर। और अगर डायमैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट अपने आप जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं डायमैग्नेटिक नेचर समझाऊं आपको, तो कार्बन का कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 है। मैंने बॉक्स डायग्राम बनाया, एक्साइटेड स्टेट में 2s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के 2p में ले गया, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब जैसे इसका केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन लिखेंगे तो कार्बन का अपना एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे एलिमेंट का दूसरा इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो गया। तो मैंने जो रेड कलर से बनाया वो दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है।
फिर उसने दूसरा बॉन्ड यहाँ इस कार्बन के साथ बनाया, तीसरा बॉन्ड ये इस कार्बन बनाया, चौथा बॉन्ड ये कार्बन के साथ बना लिया। जैसे ही कार्बन का शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हमने हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कराया तो क्या होगा, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो निकाल ले गया, तभी तो कार्बोकेटाइन बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो देखो इसका अपना बना रहा है, ये शेयरिंग वाला बना रहा है और ये शेयरिंग वाला बना रहा है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर निकला तो ये देखो इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर निकल गया, मतलब उसका एक अपना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ और एक जो शेयरिंग वाला था वो भी लॉस हुआ, तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया। और अब देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए डायमैग्नेटिक नेचर है। समझ में आया? और वैकेंट पी ऑर्बिटल कौन सा बना वो भी आपको समझ में आया। तो जहाँ जिस ऑर्बिटल में उसका अपना इलेक्ट्रॉन शेयर था, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था उसने अपना शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला, अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही लिया, साथ में कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले गया, तो वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया। ऐसे आप इसको ऑर्बिटल डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो डायमैग्नेटिक नेचर हुआ सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल क्रिएट हुआ जो कि परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया। और अब देखो ये एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन, वैकेंट पी ऑर्बिटल, डायमैग्नेटिक नेचर, 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप और पॉजिटिवली चार्ज केस को हम लोग कार्बोकेटाइन बोलते हैं, और ये हेटेरोनेटिक बॉन्ड की वजह से फॉर्म होगा। इतनी प्रॉपर्टीज आपको पहले इसकी याद रखनी है।